नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज किस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय का पाठ्य प्रश्न उत्तर। बच्चों इससे पहले जो आप लोग का जो दूसरा अध्याय इसको कंप्लीट एकदम जबरदस्त तरीका से पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ओके, तो अब आती है बारी कि भैया दूसरा अध्याय जो मैंने आप लोग को पढ़ाया है राज्य एवं राष्ट्र की आय, उस पाठ उस अध्याय के अंतर्गत जितने भी प्रश्न उत्तर है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो या सब्जेक्टिव हो या दीर्घ उत्तरीय हो या लघु उत्तरीय, सभी प्रश्न का जो उत्तर इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, लेकिन हाँ, इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग का जो सिविक्स है, सिविक्स जो है आप लोग का पूरा अध्याय कंप्लीट करवा दिए हैं। साथ में जैसे ही हम अध्याय पढ़ाते हैं उसके दूसरे दिन आप लोग का उस अध्याय का प्रश्न उत्तर भी देखने को मिल जाता है। इसलिए अगर आप लोग सिविक्स का क्लास नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। आप लोग अपना वहाँ पे ज़बरदस्त नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, एकदम ज़बरदस्त तरीका से पढ़ाए ही हैं। ओके, तो ये सब चीज़ करना है आप लोग को। बाकी आप लोग का जो एक अध्याय होता है एक ही वीडियो में मैं आप लोग का कंप्लीट करवाता हूँ। जिस प्रकार से दूसरा अध्याय आप लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा अध्याय का जो ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वाला जो आप लोग का है, पूरे पाठ का पूरे अध्याय का प्रश्न उत्तर वन शॉर्टेड ही है और पूरा का पूरा दिमाग में जो हूँ उतार दूंगा। एक थोड़ा सा भी जो है दिक्कत नहीं होने वाला। बस दिक्कत हमको होता है कि भाई आप लोग वीडियो देखते हो, चले जाते हो वीडियो को, ना तो लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना शेयर करते हो। ये सबसे बड़ी दुख भरी कहानी है कि आप लोग को पता नहीं क्या होता कि बड़े बड़े क्रिएटर का ही वीडियो शेयर करते हो। पता नहीं क्या चल रहा है भाई आप लोग के मन में। मैं तो अपना 100% देता हूँ, अगर आप 10% भी दो तो इस वीडियो को शेयर कर देना। ओके, आ जाओ भाई शुरू करें। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रहता है तो भाई ऑब्जेक्टिव पहले देख लेते हैं। आ जाओ, उससे पहले कुछ लाइन है वो मैं आप लोग को सुना देना चाहता हूं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। ओके, इसी बात के बाद हम लोग चलते हैं आगे। ये बात आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि वक्त चल रहा है उसको लड़कर आप खुद बदल ले। चलता ना भी कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, तो उस वक्त में आपको हारना नहीं है, लड़ के उस वक्त से पार कर जाना है। ठीक है, कहते किस्मत पे अपनी तकदीर, तुम्हारा किस्मत खराब है, किस्मत खराब इसलिए कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसा कुछ काम करो कि साला तकदीर भी बदल जाए। ओके, और किस्मत भी बदल जाए, आराम सी बात। वही बात मैंने आप लोग को बताया। आइए को ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आप लोग को सबसे पहले कवर करवा देते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न करके है। देखिए कह रहा है कि यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 में सन 2008 और 9 के अनुसार, सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है। मैंने आप लोग को बताया था ना, भारत का 2008 और 9 में जनगणना हुआ था, उसमें पूछा गया था भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है कितना है, मतलब एक वर्ष का कमाई, मतलब एक वर्ष का जो है कमाई कितना था। आज से कितना चल जाइए, या आज से कितना 10 साल पहले चल जाइए, 12 साल पहले चल जाइए, अभी 23 चल रहा है, 12 साल पहले जाइए, 13 साल पहले जाइए, तो उस समय एक साल का जो आय था, एक वर्ष का जो आय था वो कितना था, 25,494 रुपया। प्रति व्यक्ति आय जो होता है, प्रति व्यक्ति आय बराबर, मैंने आप लोग को एक चीज बताया था, याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होगा, राष्ट्रीय आय बटे देश की जनसंख्या, देश का कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, राष्ट्रीय आय बटे देश का कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया। तो उस समय जो था 2008 से 9 के बीच में जो एक व्यक्ति का एक साल का अर्निंग था, आय था, इनकम था, वो कितना था, 25,494 रुपया था। ओके,
तो ये जो है अब प्रति व्यक्ति आय जोड़ा जाता है सब। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे एक देश है, राष्ट्रीय आय, पूरे देश का जो राष्ट्रीय आय 100 रुपया हो गया, और नीचे में जो कुल देश में जो कितने लोग रहते हैं, मान लो 10 गो लोग रह रहा है, तो 10 से 100 कट गया, तो मतलब प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय कितना निकल गया आपका निकल गया 10 रुपया। अब यहाँ पे एक निश्चित नहीं होता कि अब ये 10 आदमी 10 रुपया ही नहीं कमा रहा था, लेकिन ये माना जाता है कि उतने रुपया होगा, इसका अर्निंग कहीं 50 रुपया होगा, लेकिन इसके क्या जोड़ा जा रहा है, प्रति व्यक्ति आय 10 रुपया, इसके लिए भी जोड़ा, मान लो इसका 2 रुपया होगा, इसलिए एक अनुमान लगाया जाता है इसका इतना होगा, इसका इतना होगा। ठीक है, मान लो जो हम पढ़ा रहे हैं, मेरा अर्निंग कितना है 40,000 है, और कोई नहीं पढ़ा रहा उसका अर्निंग 10,000 है, जो नॉर्मल पढ़ा रहा है उसका 10,000 अर्निंग है, तो सबसे कंपेयर कितना हो जाता है, सबका बराबर कर दिया जाता है इस प्रति व्यक्ति आय निकालने में। ठीक है, ये इस तरह से आंकड़ा निकाला जाता है। समझ में आया आप लोग को? तो अगर पूछे 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था, तो 25,494 रुपया था। क्लियर हुआ? आइए, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में जो है वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 दिसंबर से 31 अगस्त तक, 1 दिसंबर से 31 अगस्त तक। कोई दिक्कत जी नहीं ना? आइए, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो आपका हो जाएगा कहाँ? गोवा। कहाँ हो जाएगा? गोवा। और इसके बाद अगर पूछे कम है तो भारत में किसका? बिहार का। इसका क्या हो जाएगा? कम है, और इसका क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय क्या था? सर्वाधिक है, मतलब सबसे अधिक है, तो गोवा का। कम पूछे तो बिहार। ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना? आ जाओ। अब देखो यहाँ पे बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, मतलब सबसे अधिक है। अधिक पूछे तो पटना। क्या याद रखना? अधिक पूछे तो पटना, अगर कम पूछे तो शिवहर, अगर कम पूछे तो शिवहर। ओके, बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो अगर कम पूछे तो शिवहर, अगर अधिक पूछे तो पटना। कोई दिक्कत नहीं ना? 5वां नंबर है उत्पादन एवं आय गणना विधि की आर्थिक दृष्टिकोण कौन से है? यहां पे एक और चीज हम आप लोग को क्लियर करवा देना चाहते मेरे भाई, ध्यान देना। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो अगर ज्यादा पूछे, सर्वाधिक पूछे तो पटना, अगर कम पूछे तो आपका हो जाएगा शिवहर। यहीं पे शिवहर जो है बिहार का सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर है आपका। ठीक है, अगर पूछ दे बिहार का सबसे बड़ा जिला, पूछ दे बिहार का सबसे बड़ा जिला, तो पश्चिमी चंपारण। ठीक है, कोई दिक्कत जी यहां तक समझने में किसी को नहीं ना? चले आगे बढ़े, आ जाओ। शिवहर छोटा भी है, मैप में देखिएगा ये सबसे छोटा है, बड़ा कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। चलिए, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, तो सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है, तो उपयुक्त तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त तीनों हो जाएगा। तो 5 गो बबुआ आप लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, आई होप क्लियर हो चुका है। आइए, अब यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब रिक्त स्थानों को पूर्ति करो। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, रिक्त स्थानों को भरो, इसमें से जो है भरना है। आइए फटाफट भरते हैं। बिहार की डैश प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहा। बिहार का जो है, बिहार का डैश प्रतिशत आबादी लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे से गुजर बसर कर रहा है। तो याद रखना है आप लोग को कितना? 41.4। बिहार की 41.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना? उत्पादन आय एवं डैश के एक चक्रीय समूह का निर्माण करता है। उत्पादन आय एवं डैश के, तो आय एवं व्यय, आय एवं व्यय, व्यय मतलब क्या होता है? खर्च। आय मतलब क्या होता है? इनकम। आय मतलब इनकम, व्यय मीन्स खर्च।
उत्पादन, आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण करता है। ओके, ये चीज मैंने बता रखा था। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होगा, राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि हो रहा है, राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है, राष्ट्रीय आय अगर बढ़ रहा है, राष्ट्रीय आय अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय भी क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा। अगर राष्ट्रीय आय कम रहा है, अगर राष्ट्रीय आय कम रहा है तो प्रति व्यक्ति आय भी क्या होगा, कम होगा। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। क्या हो जाएगा, कुल जनसंख्या। ओके, कुल जनसंख्या। तो अगर राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, अगर राष्ट्रीय आय घटेगा तो प्रति व्यक्ति आय घटेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होगा, वृद्धि होगा। क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, आइए, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से डैश की क्रिया पूरी होती है, डैश की क्रिया पूरी होती है तो विकास की जो है क्रिया पूरी होगी। किस चीज की, विकास की क्रिया पूरी होगी। अगर राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय दोनों में वृद्धि हो रहा तो देश में क्या होगा, पूरे देश में क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, क्या होगा, विकास की क्रिया पूरी होगी। अब बिहार में 2008 और 9 के बीच कुल घरेलू उत्पाद डैश प्रतिशत था। तो मैंने आप लोग को बताया था कि 2008 और 9 के बीच में जो है कुल घरेलू उत्पाद जो था कितना था, 11.3%। क्या था, 11.3%। कहीं किसी को कोई दिक्कत जी नहीं ना। आइए आगे, यहां पे बाबू है सही और गलत कथन पहचान, सही एवं गलत कथन की पहचान करें। ओके, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापता है। देखो, राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में, एक वर्ष में जो भी आर्थिक व्यवस्था या जिस प्रकार से जो आय जो है जमा होता, राष्ट्रीय आय में जमा होता, उसी को राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादन शक्ति को मापता है। ये सही बात है, बिल्कुल क्या होगा, सही है। उत्पादन आय, उत्पादन जो उत्पादित हो रहा है एवं व्यय जो खर्च हो रहा है, एक चक्रीय समूह का निर्माण नहीं करती है। यहाँ पे मैंने इससे पहले ही आपको बताया था, यहाँ पे आप लोग को जस्ट इससे पहले बताया था कि उत्पादन आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण करता है। यहाँ पे क्या है, उत्पादन आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण नहीं करता है, जो कि क्या है, गलत है, करता है। क्या हो जाएगा, गलत है। ओके, भारत की प्रति व्यक्ति आय, भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। भारत का प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। तो ये क्या बात है, गलत बात है, क्योंकि अमेरिका जो है कई गुना हमसे आर्थिक आय प्रति व्यक्ति आय में अधिक है। ओके, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार सन 1968 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। जी एकदम सही बात है, 20 रुपया था। बिहार के प्रति व्यक्ति आय में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। जी बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है कि बिहार के प्रति व्यक्ति आय में कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है। ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना। ये भी हो गया भाई, आ जाओ। अब ये जो है संक्षिप्त में जिसे कहता है फुल नाम, फुल फॉर्म, ठीक है। हालांकि जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था उधर तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें कह रहा है कि संक्षिप्त रूप को पूरा करें, मतलब संक्षिप्त रूप से फुल नाम लिखना है। चलिए, इसमें क्या पता है आप लोग को, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, पीसीआई पर कैपिटा इनकम,
NSSO नेशनल सिंपल सर्वाइव ऑर्गेनाइजेशन, CSO सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, NI नेशनल इनकम। NI क्या मतलब होता है? राष्ट्रीय आय। इसका मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय बताए थे ना जी। EDI इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, EDI इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको आ गया GDP का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, PCI का पर कैपिटा इनकम, NSSO का नेशनल सिंपल सर्वाइव, ठीक है, सर्वाइव ऑर्गेनाइजेशन, CSO सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, NI नेशनल इनकम, EDI इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये आप लोग को नाम लिखना था। बाकी हिंदी वगैरह तो मैंने आप लोग को अध्याय में करवा ही दिया था, तो कितना बार एक ही चीज को दोहराते रहे मेरे भाई। यहाँ पे सिर्फ कह रहा था आपको पूरा नाम लिखने के लिए। ओके, आ जाओ भाई। अब आप लोग का आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कहते हैं। आय से आप क्या समझते हैं? इनकम, आय से आप क्या समझते हैं? पढ़ाए ना जी, पहले बार हम आपको समझाए थे एकदम जबरदस्त तरीका से, शुरुआती हम जब शुरू किए थे अध्याय को। ओके, आय से आप क्या समझते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो मजदूरी मिलता है, उसे ही क्या कहते हैं? उस व्यक्ति का आय कहता है, इनकम कहता है। दो तरह से लोग काम करते हैं। पहला तो हो गया आप शरीर से काम कर सकते हैं, दूसरा हो गया मानसिक रूप से काम कर रहे हैं। हम अभी शारीरिक रूप से काम नहीं कर रहे, हम मानसिक रूप से काम कर रहे हैं। मेरा काम क्या है? पढ़ा रहे हैं, मुंह से आवाज निकाल रहे हैं, आप लोग को समझा रहे हैं। ये क्या हो? एक तरह से मानसिक काम हो गया। अगर हम हथौड़ा से पीट रहे हैं, हथौड़ा से लगे पीट रहे हैं, कपार पे बोरा उठा के इधर उधर जा रहे हैं, यहीं गाड़ी में दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया? शारीरिक रूप से हम क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। तो दो तरह से इंसान कार्य करता है, एक तो होता है मानसिक, एक होता है क्या? शारीरिक। दोनों तरह से क्या होता है? इनकम ही अर्जित करते हैं। किसी ना किसी रूप में देखा जाए तो हम पैसे के लिए ही पढ़ा रहे हैं, और कोई कपार पे बोरा ढो रहा है तो वो पैसे के लिए कपार पे बोरा ढो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? शारीरिक और मानसिक रूप से जो कार्य करते हैं और उसके बदले में जो मजदूरी मिलता है, उसे उस व्यक्ति का क्या बोला जाता है? इनकम बोला जाता है, आय बोला जाता है। तो आय से आप क्या समझते हैं? आई होप क्लियर। आइए, सकल घरेलू उत्पादन से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पादन। अब देखो, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद आपको सुनने में अलग लग रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद मतलब अपना घर। अपना घर कहाँ? भारत में। पूरे भारत में किसी देश में, अब यहां पे लिख दिया किसी देश में, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता भाई, कौन देश के पूछ सकता है ना। तो इसलिए लिखे हैं कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। मतलब एक देश के अंतर्गत जो सेवा से आया, जो उत्पादित वस्तुओं से आया या जो सेवाओं से आया, उसी को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए तीसरे प्रश्न पे, प्रति व्यक्ति आय से क्या समझते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय से आप लोग क्या समझते हैं? जल्दी से बताइए, जवाब दीजिए। प्रति व्यक्ति आय से क्या समझते हैं? तो राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। क्या हो जाएगा? कुल जनसंख्या। चलो भाई, हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, बार बार इससे पहले भी समझा चुके। राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय किसको कहते हैं? राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो आता है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय समझ में आया? किसको कहेंगे? राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ओके, आ जाओ भाई चौथे नंबर प्रश्न पे। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम पहले
1868 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। क्या लगाया था? अनुमान लगाया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का गणना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में सबसे पहले 1868 में दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय आय का क्या लगाया था? अनुमान लगाया था। ठीक है, सबसे पहले यही अनुमान लगाया था। ठीक है, चलिए 5वें नंबर प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा होता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होता है। देखो लघु उत्तरीय मतलब एक ही लाइन में प्रश्न का उत्तर कर देना, उसे ही लघु उत्तरीय कहते हैं, शॉर्ट वाला है। ठीक है, तो क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होता है? तो लिखेंगे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। बस, या तो केंद्रीय सांख्यिकी गठन भी लिख देते तो चलते, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसलिए बहुत छोटा छोटा हम लिखे ताकि आप लोग को सही से याद रहे। चलिए, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। ये लघु उत्तरीय में दे दिया जो कि गलत बात है, इसको लॉन्ग वाला में देना चाहिए था। वर्णन करने के लिए बोल रहा, राष्ट्रीय आय की गणना करने में होने वाली कठिनाई। पहले तो पर्याप्त और अशुद्ध आंकड़ा जो है सही से नहीं आ पाता। जैसे कि मैंने बताया मेरा 10,000, मेरा भाई का इनकम है 8,000, उनसे छोटा जो है उनका है 6,000, तो हम लोग का जब बराबर करके भाग देगा तो अलग अलग आएगा। ये आंकड़ा जो है क्या होता है? और पर्याप्त एवं अशुद्ध होता है। लोग और क्या करता है, राष्ट्रीय आय जब जनगणना करवाने जाएगा ना तो कहेगा कितने कमाते हैं, कमाएगा 40,000, कहेगा 20,000 कमाते हैं। तो ये क्या होता है? पर्याप्त एवं अशुद्ध आंकड़े आते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का गणना में सबसे बड़ी समस्या दोहरी गणना की होती है। दोहरी गणना क्या होता है? एक बार जो है डाटा जो है कहीं भूल जाता है, छूट जाता है, तो उसका फिर से दोहरी गणना करवाना पड़ता है। देखता है कि भाई वहां पे राष्ट्रीय आय ज्यादा हो रहा है और लोगों का प्रति व्यक्ति आय कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर से गणना करवाने की समस्या हो जाती है। तो लोग यहाँ पे उस चीज को दिक्कत देती है। क्षेत्रीय विविधता, भारत एक विशाल देश होने के कारण इसमें विविधता अधिक पाया जाता है। विविधता का मतलब होता है भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे जो है हर एक तरह के समुदाय, हर एक तरह के जाति, हर एक तरह के धर्म के लोग रहते हैं। तो क्षेत्रीय विविधता, भारत में एक विशाल देश होने के कारण क्या है, इसमें विविधताओं का देश कहा जाता है। अशिक्षा, भारत में अशिक्षा अधिकांश लोग अशिक्षित हैं। अशिक्षित होने के कारण क्या करता है, कमाते हैं 10 रुपया, बताते हैं 5 रुपया। ये सब कहीं ना कहीं क्या होता है, राष्ट्रीय आय को गणना करने में दिक्कत होता है। और कोई नहीं चाहता है कि सरकार को हम अपनी इनकम दिखाएं, नहीं तो सरकार हड़प लेगा। इसलिए तो ये चीज़ें प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग लिख सकते हैं पर्याप्त और अशुद्ध आंकड़ाएं, क्षेत्रीय विविधता और तीसरा अशिक्षा। आइए 7वें नंबर को हम लोग देखते हैं। आय का गरीब के साथ संबंध स्थापित करें। आय का गरीब के साथ संबंध स्थापित करें। मैंने आप लोग को इसके बारे में बहुत ही डीपली जानकारी दिया। ठीक है, गरीब जन्म लेना सही है लेकिन गरीब मरना सबसे गलत बात है। ओके, आइए, गरीबी का आय के साथ वित्त कर्मानुपाती संबंध है, मतलब उल्टा ही संबंध है। गरीबी के आय के साथ उल्टा ही संबंध है। अगर किसी व्यक्ति का आय बहुत अधिक होता है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं होता है, परंतु अगर किसी व्यक्ति का आय बहुत कम होता है तो वह व्यक्ति गरीब होता है। अर्थात जितना ज्यादा आय उतना कम गरीब व्यक्ति, और जितना कम आय उतना अधिक, जितनी कम आय उतनी अधिक व्यक्ति होगा गरीब। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को समझ में आया। आय का गरीब के साथ संबंध को स्थापित करें। अगर आय अधिक है, आय अगर ऊपर जा रहा है तो गरीबी जो है नीचे जाएगा। ठीक है, उल्टा चलेगा। अगर आय नीचे जाएगा तो गरीब लोग क्या होगा, अच्छा आय अगर ऊपर जा रहा है तो गरीब लोग नीचे जा रहा है। आय अगर बढ़ रहा है, मैंने बताया था ना, गरीबी कमेगा। क्या होगा, गरीबी कमेगा, उल्टा ही रिश्ता है। मतलब आय अगर बढ़ रहा है तो गरीबी क्या होगा, कमेगा, नीचे जाएगा। अगर आय कम रहा है तो क्या होगा, गरीबी जो है ऊपर बढ़ेगा। तो मतलब वित्त कर्म, ये नहीं समझ में आ रहा है? अरे भैया काहे टेंशन ले रहे हैं। अब मान लिया जाए आय सबका अधिक हो रहा है, तो गरीबी धीरे धीरे नीचे जाएगा, गरीब खत्म हो जाएगा। अगर आय कम रहा, पैसा कम रहा है तो क्या होगा, गरीबी और ऊपर चढ़ेगा।
ठीक है, यही चीज है। तो गरीबी का आय के साथ वित्त कर्मानुपाती मतलब उल्टा ही संबंध है। अगर किसी व्यक्ति की आय बहुत अधिक होती है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं होता, परंतु किसी व्यक्ति की आय बहुत कम होती है तो वह व्यक्ति गरीब होता है। अर्थात जितनी ज्यादा आय उतना कम गरीबी, और गरीबी व्यक्ति और जितनी कम आय उतनी अधिक गरीबी। समझ में आया? कोई दिक्कत मेरे भाई? नहीं ना? चलो भाई आगे निकले। अब आते हैं हम लोग लॉन्ग प्रश्न पे, और इसमें भी जितना प्रश्न दे रखा है कि पूछिए मत, और इतने आसान तरीका से मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि फटाफट आप लोग के माइंड में समझ में आते रहे। ओके, आ जाओ भाई। कोई नहीं, देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था? आइए समझते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने अगस्त 1949 में, और याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था। 26 जन 1950 ईस्वी को क्या हुआ था? हम लोग के लिए संविधान लिखा गया था, ठीक है, लागू किया गया था। तो अगस्त सरकार ने अगस्त 1949 में, इसी 2 साल के बीच में 1949 में प्रो पीसी महाल नोविस, ठीक है, महाल नोविस, पीसी महाल नोविस, ठीक है, याद रखना नाम, पीसी महाल नोविस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य था कि भारत की राष्ट्रीय आय संबंध में अनुमान लगाना। इस समिति ने अप्रैल 1951 में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत किया। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता होने के बाद, भारत जो है स्वतंत्र होने के बाद पश्चात, उसके बाद भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से आय समिति का गठन किया? तो याद रखना है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने अगस्त, ठीक है, अगस्त 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य था कि भारत का राष्ट्रीय आय संबंध में अनुमान लगाना, और इस समिति ने अप्रैल 1951 में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत किया। ठीक है, और साथ ही सन 1948 से 49 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय, देश का जो है कुल राष्ट्रीय आय कितना था? 8,650 करोड़ रुपया बताई गई थी। प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय कितना था उस समय? 246। देखिए 1948 से 1949 के बीच में प्रति व्यक्ति आय कितना था? 246। मतलब एक साल में भैया, एक साल में कितना कमाता था? 246 रुपया। 1868 में जब अनुमान लगाया था कौन? दादा भाई नौरोजी, ठीक है, उसने कितना बताया? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय। एक साल में 20 रुपया कमाता था। ठीक है, 49 में कितना हो गया? 246 रुपया। ठीक है, ये चीज समझ में आया? 246.9 है, चलो उसका कोई मैंने नहीं होता। तो इस प्रकार से अभी मान लिया 20 रुपया साल भर में कमाता था, अभी 20 मिनट में फेंक देता है, ठीक, पानी का बोतल लेके पी जाता है। 246 रुपया, अरे भैया अब बाल कटवाने जाता है तो एक बार में 246-300 रुपया ले लेता है। बताइए कहाँ से कहाँ समय गया। तो उसके बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ा का संकलन करने के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया, और यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रकाशित करती है, और राष्ट्रीय आय के सृजन में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र का विशेष योगदान होता है। आई होप ये क्लियर हो गया आप लोग का, कोई दिक्कत जी नहीं ना? आइए अब देखो, आए भाई ये क्या हो गया?
चलो, कह रहा राष्ट्रीय आय का परिभाषा दे और इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी है ये भी बताएं। तो राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं? किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय का परिभाषा दे तो याद रखना है, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया। अब यहां से इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी है? तो इसकी गणना की, जो राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधि 3 है। आय गणना विधि, व्यय गणना विधि, उत्पादन गणना विधि। तो तीनों के बारे में पहले समझ लीजिए। आय गणना विधि, जब राष्ट्र के व्यक्तियों का आय का व्यय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, उसे व्यक्ति का आय गणना विधि कहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज समझ में, आय गणना विधि में क्या होता है कि जब पूरे राष्ट्र के व्यक्तियों के आय के व्यय, मतलब इनकम कमाया 5 रुपया और खर्च कर रहा है 4 रुपया, तो आय के व्यय के आधार पर, मतलब खर्च के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। उस विधि को क्या कहा जाता है? आय गणना विधि कहा जाता है। दूसरा है व्यय गणना विधि, जब राष्ट्र के प्रति व्यक्तियों का व्यय के आधार, मतलब सिर्फ खर्च के आधार पे, यहाँ पे क्या था? आय के व्यय के आधार पर, मतलब इनकम कितना हो रहा और उसके हिसाब से खर्च कितना हो रहा, उस हिसाब से करे तो उसको क्या बोला जाता है? आय गणना विधि। जब राष्ट्र के व्यक्तियों का व्यय, मतलब सिर्फ खर्च के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो उस गणना को क्या बोला जाता है? व्यय, मतलब व्यय गणना विधि। ठीक है। उत्पादन गणना विधि, जब राष्ट्र के व्यक्तियों के उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, उसे क्या, उस गणना को क्या बोला जाता है? उत्पादन गणना विधि बोला जाता है। आई होप क्लियर हो गया तीनों विधि, कोई दिक्कत हो नहीं ना। आइए तीसरा देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर बतावे। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर बतावे। प्रति व्यक्ति आय किसको कहते हैं? एक व्यक्ति का साल भर का कितना आय है उसको क्या बोलेंगे? प्रति व्यक्ति आय बोलेंगे। या कहेंगे राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पे जो भागफल निकलता है उसे क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। तो यहाँ आप देखिए, प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, इसका आंसर लोग बड़ा लिख देते हैं, हम छोटा लिख दिए हैं। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। जबकि दोनों पर है ना, जबकि राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य से लगाया जाता है। कुल मूल्य से लगाया जाता है कि सेवा क्षेत्र से कितना आया, उत्पादन क्षेत्र से कितना आया, उस सभी का मूल्यांकन करके राष्ट्रीय आय बताते हैं। और प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है? राष्ट्रीय आय में कुल देश की जनसंख्या का भाग दिया जाता है, तब जाके एक प्रति व्यक्ति आय निकलता है। ओके, क्लियर हुआ। चौथा देख लीजिए मेरे भाई, राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह से लाभप्रद है, वर्णन करें। ध्यान समझिए, एकदम सटीक भाषा में आप लोग को समझा देते हैं। देखो, किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का आकलन का सार्वत्रिक विश्वसनीय मापदंड राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होगा? वृद्धि होगा। ठीक है। भारत के विकास के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वह उस राष्ट्र की सीमा क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों की उत्पादकता अथवा उसके आय को बढ़ाने के माध्यम से की जाती है। वर्तमान युग में प्रत्येक देश में अपने अपने तरीके से विकास योजना बनाते हैं, जिसका लक्ष्य है कि राष्ट्रीय उत्पादन साधनों की क्षमता को बढ़ाकर अधिक आय प्राप्त करना होता है। इस तरह शिक्षा विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूंजी विनियोग द्वारा रोजगार का सृजन किया जाता है, जिससे लोगों को आय में वृद्धि हो। ठीक है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि
भारतीय विकास के लिए किस तरह लाभप्रद होगा? सिंपल सी बात है, अगर राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आप लोग समझा कि नहीं समझा? चलो, अगर किसी भी देश की राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का आकलन का सर्वाधिक विश्वसनीय मापदंड है, अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से ही प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होता है तो क्या होगा? क्या होगा कि हाँ चलो, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होता है, तो उससे क्या होगा? विकास के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वह राष्ट्र के सीमा क्षेत्र के अंदर, पूरे भारत क्षेत्र के अंदर क्या होगा? रहने वाले लोगों को उत्पादकता एवं उसके आय को बढ़ाने के माध्यम से की जाती है। और वर्तमान युग में जो है अपना अपना देश का जो है अलग अलग तरीका होता था राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का, जिसका एक ही लक्ष्य होता है कि राष्ट्र के उत्पादक साधनों की क्षमता को बढ़ाकर उसको अधिक आय प्राप्त करना होता है। इसी तरह शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिक क्षेत्र में पूंजी का विनियोग, ठीक है, विनियोग करके जो द्वारा रोजगार का सृजन किया जाता है, जिससे लोगों को आय में वृद्धि होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए। चौथे नंबर का प्रश्न अच्छा, ठीक है, प्रश्न समझ गए ना, जिससे लोगों के आय में क्या होगी? वृद्धि होगी। चलिए 5वें नंबर को हम लोग समझते हैं। करा विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। ठीक है, विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। किसी भी राष्ट्र के संपन्नता एवं विपन्नता, ठीक है, विपन्नता वहां के प्रति व्यक्ति आय से भी जानी जाती है। यदि प्रति व्यक्ति आय निम्न होगा तो राष्ट्र जो है विपन्न होगा, मतलब राष्ट्र अगर प्रति व्यक्ति आय अगर कम हुआ तो राष्ट्र क्या होगा? कमजोर होगा। जबकि प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा तो राष्ट्र जो हर चीज से क्या होगा? संपन्न होगा। क्या होगा? संपन्न होगा। प्रति व्यक्ति आय के समग्र रूप को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय के समग्र रूप को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होने से उत्पादन की मांग में बढ़ोतरी होगी। इस मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन का अधिकतम उत्पादन करना होगा, जिससे आर्थिक विकास की प्रक्रिया भी तेज होगी और रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा। पूंजी का विनियोग होगा, ठीक है, विनियोग होगा एवं बेहतर शिक्षा लोग पा सकेंगे, जिसके कारण राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ेगी। बिना उत्पादन के बढ़ाए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हो सकती है। हर हाल में प्रति व्यक्ति आय का उच्च रखना होगा। फलतः उपयुक्त कथन के अनुसार कह सकते हैं कि आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति आय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब मेरे भाई एक बात बताओ नॉर्मल सी, अगर प्रति व्यक्ति आय है ही नहीं आप लोग का, मान लिया जाए हम लोग का औकात है ही नहीं ये कार खरीदने का, ठीक है, ये कौन सी कार है पता नहीं, जो है आप समझ लीजिएगा, अरे जो है, चलो ये एक कार है, विदेश से लाए हैं ये कार, ठीक है, और ये कार जो है इस कार को हमारी खरीदने का औकात है नहीं है, क्योंकि हमारा प्रति व्यक्ति आय क्या है, लो है। अगर हमारा प्रति व्यक्ति आय मान लिया जाए, वो कह देते हैं भारत के प्रति व्यक्ति आय, अगर भारत का प्रति व्यक्ति आय 50,000 रुपया हो जाए तो ये कार कोनो चीज़ है आराम से खरीद लेंगे। तो इसके लिए अगर ये प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो ये जो उत्पादन कर रहा है इसका भी तो संख्या बढ़ेगा, कार ज़्यादा बिकेगा, कार ज़्यादा बिकेगा तो क्या होगा, उत्पादन ज़्यादा करना पड़ेगा, उत्पादन ज़्यादा करना होगा तो इस लोग को क्या मिलेगा, फिर रोजगार मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ज़्यादा सेल होगा, ठीक है, ये चीज़ से समझ में आया। यही कहानी होता है कि आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति आय अपनी संपूर्ण भूमिका निभाती है। ऊपर सारा चीज हम आपको समझा ही दिए हैं, कोई दिक्कत जी नहीं ना। आइए 6 नंबर प्रश्न पे आते हैं। क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है, वर्णन करें। एक ही चीज 50 बार दे रखा है भाई, देखो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय संयुक्त रूप से सभी राष्ट्रीय
राष्ट्रीय सभी व्यक्तियों के आय का योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सभी व्यक्तियों के आय के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है और राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन होने से इसका प्रभाव लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है। राष्ट्रीय आय वास्तव में कुल राष्ट्रीय आय जो होता है वास्तव में देश के अंदर पूरे वर्ष भर में उत्पादित शुद्ध उत्पत्ति को कहा जाता है। लेकिन उत्पत्ति में वृद्धि तभी होगा जब उत्पादन में अधिक श्रमिकों को लगाया जाए। इस प्रकार जैसे जैसे बेरोजगार लोगों की अधिक रोजगार मिलेगा, ठीक है, और श्रमिकों का जो है वेतन भी बढ़ेगा, उनकी आय भी बढ़ेगा तथा उनके जीवन स्तर की अपेक्षा बेहतर होगा। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से व्यक्तियों का विकास संभव हो सकेगा। यदि इस प्रकार राष्ट्रीय आय का सूचकांक में वृद्धि होती है तो इससे लोगों के आर्थिक विकास में अवश्य ही वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से समाज के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है। वही कहानी सेम चीजें थी, कहीं कोई दिक्कत? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से राष्ट्रीय आय को कैसे प्रभावित करेगा? भैया राष्ट्रीय आय कैसे प्रभावित? राष्ट्रीय आय में क्या होता है, एक साल में जो सेवा क्षेत्र आता है, ठीक है, छठा लास्ट था, तो मैंने आप लोग को वही कार वाला एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब मान लो क्या मान लेंगे, मान लो मोबाइल वाला, ठीक है। अब ये मोबाइल जो है, अब ये मोबाइल का दाम है मान लो कुछ रुपया है। अब ये अगर लोगों का प्रति व्यक्ति आय, अगर लोगों प्रति व्यक्ति आय अगर नहीं है, प्रति व्यक्ति आय अगर आईफोन खरीदने का नहीं है तो लोग आईफोन नहीं खरीद पाते। नॉर्मली कौन सा 10,000 रुपया वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्या यूज़ कर रहे हैं? 10,000 वाला क्या यूज़ कर रहे हैं? फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। और इसका कितना कीमत पड़ता है? 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख रुपया का लगभग आईफोन पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है सब व्यक्ति नहीं खरीद पाएगा, काहे कि सब व्यक्ति के पास पैसा नहीं है और इसके बिक्री भी क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है भारत के अंतर्गत, ठीक है। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ा, अगर प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ा तो यहाँ पे क्या होगा? राष्ट्रीय आय में क्या होगा? बढ़ोतरी होगा। राष्ट्रीय आय में क्या होगा? बढ़ोतरी होगा। तो राष्ट्रीय आय क्या करेगा? उत्पादन अधिक करेगा। क्या करेगा? अधिक करेगा। और उत्पादन अधिक करने के लिए क्या होगा? लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। तो इससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से क्या होता है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे वृद्धि होगा? जब ये लोग का राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तभी तो होगा। राष्ट्रीय आय कैसे बढ़ेगा? तो प्रति व्यक्ति आय से बढ़ेगा। और प्रति व्यक्ति आय के लिए क्या होगा? ये रोजगार देना होगा। रोजगार देंगे तभी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, उसको कमाएगा तभी तो इस मोबाइल खरीदेगा, है कि नहीं? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? यही कहानी थी, दो थोड़ा लॉन्ग था तो इसलिए मैंने आप लोग को जल्दी जल्दी से ये करवा दिया। बाकी एकदम नॉर्मल सी भाषा लिखा हुआ, ज़्यादा टेंशन लेने के नहीं मेरे भाई, है कि नहीं? क्यों टेंशन ले रहे मेरे भाई? चलो भाई, चलो ये पूरा आप लोग का कंप्लीट हो चुका ना शायद। एक बार आजा आजा आजा। चलो 5 था, 6 नहीं ना है। चलो भाई ब्लैंक हो गया। चलो ये पूरा अध्याय मेरे भाई कंप्लीट करवा दिया। बाकी आप लोग पे छोड़ते हैं, इस वीडियो को कितना लाइक करते हैं आप, शेयर करते हैं, ठीक है। ये अध्याय आप लोग का कंप्लीट हो गया। आप लोग का जो है सिविक्स, जो आप लोग, अरे भाई आप लोग का जो सिविक्स है, सिविक्स पूरा फुल कंप्लीट है, मतलब प्रश्न उत्तर भी करवा दिए, चैप्टर भी करवा दिए। अब हम बैठे हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का जो पहला अध्याय आप लोग का, पहला और दूसरा अध्याय दोनों कंप्लीट हो गया और दोनों का प्रश्न उत्तर भी हम लोग करवा चुके हैं। अब आएगा सीधे तीसरा अध्याय हम लोग शुरू करेंगे और तीसरा अध्याय एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा और तीसरा अध्याय का प्रश्न उत्तर भी फिर से आ जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा जो पढ़ाने का तरीका, इस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि आज ये कल वो परसों वो, ठीक है। अभी चल रहा है इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक्स, जब तक नहीं इकोनॉमिक आप लोग का खत्म होगा दूसरा अध्याय, दूसरा किताब हम छुएंगे भी नहीं, ठीक है। हम एक तरफ से पढ़ाना चाहते हैं, एकदम सीरीज में जाके पढ़ेंगे तब मजा आएगा, ठीक। ओके, तो भाई सब चीज़ पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना। सोशल साइंस आप लोग का सिविक्स खत्म हो गया, अब ये भी खत्म हो जाएगा, फिर से हम लोग देखेंगे और भी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, फिर साइंस में भी घुसेंगे तो गर्दा छोड़ा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप लोग जमे रहिए, आंख दबाइए, आंख जमाए रखें हमारे ऊपर, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।